हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर और ज्योमेट्री इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्री जो आप लोअर क्लासेस में ऑलरेडी रियल नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में चेकआउट करते हैं। तो बहुत सारी बातें तो आप लोगों ने ऑलरेडी जान लिया है। मैं बिगिनिंग से इसके बारे में आपको आइडियाज़ देते आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं डिस्टेंस फार्मूला। बड़ा फंडामेंटल है ये, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला में अगर ये आपका Z1 और ये आपका Z2 है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम बोलेंगे Z1 माइनस Z2 या फिर मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 या मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। करेक्ट है। आप इसको अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन सब प्रॉब्लम्स को लेके जाइए, तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक में बताता हूँ। जैसे ये हो जाएगा आपका X1 एंड Y1। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है तो ऑर्डर पेयर X1 Y1, ये ऑर्डर पेयर हो जाएगा आपका X2 और Y2। तो डिस्टेंस फार्मूले से क्या आता था, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट। और अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर आके देखें तो ये एक्चुअली में मॉडुलस है। मॉडुलस किसका है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, x2 माइनस x1 प्लस आयोटा y2 माइनस y1 इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है, मतलब z2 माइनस z1 का मॉडुलस है। करेक्ट है। तो इस प्रकार से जितने भी प्रॉब्लम्स है ना कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्योमेट्री में, वो आप उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं। वही उनकी प्रूफ है। तो अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये समझ लेंगे कि अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनके बीच का डिस्टेंस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 या फिर मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। चलिए एक प्रॉब्लम आप नोट कर लीजिए, सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम। फाइंड द लेंथ ऑफ line segment joining the point -1 comma -i and 3 minus 2i। चलिए इसका क्वेश्चन करते, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको आप Z1 मान लो और इसको आप Z2 मान लो। तो आपको क्या निकालना है, पहले तो निकालना है Z1 माइनस Z2 या फिर इसका डायरेक्टली मॉड भी ले सकते हैं आप, ठीक है। ये हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो Z1 माइनस Z2 -1 -3 तो -4 माइनस आयोटा, माइनस आप माइनस करेंगे तो प्लस आयोटा, मतलब प्लस आयोटा ही आएगा, ठीक है। हो गया आपका काम खत्म। तो ये तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 1, ये आ गया आंसर। तो ऐसे आप डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा, देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और ये Z2 है और ये मिड पॉइंट है। अब इस मिड पॉइंट को हम कैसे देंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z और ये Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे निकालेंगे मिड पॉइंट, ठीक है। चलिए इसके ऊपर एक प्रॉब्लम लिखते हैं। इफ Z1 Z2 Z3 आर इन AP, then prove that Z1, Z2 and Z3 are collinear। इनको कोलिनियर चेकआउट करना है। देखिए ये AP में है सॉल्यूशन, AP में है Z1, बीच में Z2 Z3, ये AP में है तो ट्वाइस आप सीधा Z2 लिख दीजिए
Z1 प्लस Z3, तो Z2 क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z3/2। इसका क्या मतलब हो गया कि Z2 इज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 एंड Z3। करेक्ट है, Z1 और Z3 का मिड पॉइंट हो जाएगा Z2। सो दिस इज Z1, दिस इज Z3 एंड दिस विल बी Z2 एंड हेंस कोलिनियर। तो Z1 Z2 और Z3 है वो कोलिनियर हो जाएंगे। करेक्ट है, प्लीज नोट इट। तो ये हो गया मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन फार्मूला। ये हो गए Z1, ये Z2 और ये कोई पॉइंट Z है जो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। अब अगर ये m/n में डिवाइड कर रहा है तो ये Z कैसे देंगे, mZ2 nZ1 m प्लस n ऐसे देंगे। ठीक है कि नहीं, Z क्या हो जाएगा, mZ2 प्लस nZ1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये हो गया इंटरनल डिवीजन के लिए। और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या हो जाएगा, mZ2 माइनस nZ1, ये हो गया एक्सटर्नल डिवीजन। तो ये इंटरनल डिवीजन और ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। और फिर अब आते हैं सेंट्रॉइड के ऊपर। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। देखिए ये ट्राइंगल है, ए जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 से और सी कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 से। ठीक है, तो सेंट्रॉइड क्या होगा, सेंट्रॉइड इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाई 3। इससे हम सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। formed by 1 plus iota, 1 minus iota, 2 plus 3 iota। तो अब क्या करेंगे, सेंट्रॉइड निकालेंगे। सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2, ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाई 3। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4। ठीक है, सबको ऐड कर दे डायरेक्टली। आई माइनस आई ये कट जाएगा, प्लस 3 आएगा और डिवाइडेड बाई 3। ये आपका सेंट्रॉइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सेंट्रॉइड निकालते हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। फाइन, मान लीजिए मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना है, ये जैसे ट्रायंगल है जिसके वर्टाइसेस कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 और कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 है, तो एरिया कैसे होगा। एरिया के लिए हमारे पास में अगर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा था कि ये अगर x1 y1 है, ये अगर x2 y2 है, ये अगर x3 y3 है, तो एरिया होता है हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये होता है एरिया निकालने का तरीका। तो कहने का मतलब है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के सिस्टम में अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो उनको आपको ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट कर देना है। बहुत सिंपल है। और जैसे कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया निकाल देते, बस वही फॉर्मूला को अप्लाई कर देना है, आपका एरिया निकल जाएगा। गॉट द पॉइंट। ठीक, तो जैसे मैंने एक प्रॉब्लम ले लिया, फाइंड द एरिया। फाइंड द एरिया फॉर्म्ड बाय 1 प्लस आई
1 माइनस आई एंड आई, ठीक है, फॉर्म बाय 1 प्लस आई 1 माइनस आई एन आई। तो अब इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो देखो 1 प्लस आई मतलब 1 कॉमा 1 है, 1 माइनस आई मतलब 1 कॉमा माइनस 1 है, और क्या है आई मतलब 0 कॉमा 1 है। तो अब इस फॉर्मूले में आ जाइए, एरिया इज हाफ, अभी x1 y1 1 1 1 1, फिर 1 माइनस 1 1, फिर आएगा 0 1 1। बस अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका एरिया आ जाएगा। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए? तो ठीक है, हाँ, अब आते हैं इसको, ये 1, इसको कैलकुलेट करते -1 फिर -1, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, -1 ये गया, तो ये 1 माइनस 0, फिर आएगा +1, ये 1 माइनस 0 अगेन, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ -2 -1 +1 दैट इज इक्वल टू -1। अब -1 को क्या लिख दो आप? 1 लिख दो, क्योंकि डिटरमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन आप एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया हैज़ टू बी पॉजिटिव, तो इसको फाइनली आप 1 लिख देना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से एरिया निकालने के प्रॉब्लम भी हो गए, चेकआउट कर लीजिए। सेंट्रॉइड भी हमने देख लिया, सेक्शन फार्मूला भी हमने चेकआउट कर लिया, ठीक है। अब एक फंडामेंटल चीज और बताता हूँ एंगल्स के बारे में, ठीक है। एंगल्स जैसे आपने ये एंगल मेजर करना है थीटा, ये सपोज करो Z1 है और ये Z2 है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 है। तो इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करना है, तो थीटा क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट ऑफ ये टर्मिनल रे, ये टर्मिनल रे है और ये समझ लो इनिशियल रे है, तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z3, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने कैसे मेजर किया है? एंटी क्लॉकवाइज, और ये टर्मिनल रे है और ये इनिशियल रे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस वे में आप इस एंगल थीटा को मेजर कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो देखो आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z3, गॉट द पॉइंट। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर आर्गुमेंट 0 होता है, ठीक है कि नहीं, तो फिर आपको ये मालूम है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो जाता है, करेक्ट है। तो अगर थीटा 0 है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही बन गए, बस सिंपल से ही रहते हैं अगर आपको इंटरप्रिटेशन मालूम है। इफ थीटा इक्वल टू 0 दैट मीन्स आर्गुमेंट ऑफ Z2 minus Z3 upon Z1 minus Z3 equal to 0, that is Z2 minus Z3, Z1 minus Z3 is purely real कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, करेक्ट है कि नहीं। इनफैक्ट आपका जो Z2 माइनस Z1 डिस्टेंस वाला फार्मूला है और ये थीटा निकालने वाला फार्मूला है, ये दोनों फंडामेंटल से ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, फाइन। और वैसे ही अगर मान लीजिए थीटा π/2 होगा तो नेक्स्ट इफ थीटा इक्वल टू π/2, बोलिए अगर ये थीटा π/2 है मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3, ये आपका π/2 हो गया। तो π/2 होने से ये क्या हो जाएगा बोलो? ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, जो ऑलरेडी हमने आर्गुमेंट के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, ठीक है कि नहीं। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ये इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट द डायरेक्शन। डायरेक्शन जो होगा ये वाइटल रोल प्ले करेगा। हमने एंटी क्लॉकवाइज में एंगल को मेजर किया, टर्मिनल रे ए है और इनिशियल रे ए है, तो आपने थीटा कैसे निकाला, आर्गूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 फिर Z1 माइनस Z3, ठीक है, फाइन। इसके बाद में मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था आपको, इक्वेशन ऑफ, ये तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग, 2 पॉइंट्स एकदम फंडामेंटल है। ये लोकस में आ गया, ठीक है, तो लोकस में आ गए हम, क्वेश्चन ही है। तो कैसा हुआ था कि ये Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 का मॉड, अगर ये 1 आता है, यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने चेक किया था, तो ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग Z1 एंड Z2, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस होगा तो कैसा होगा सिचुएशन, उसको भी बताता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा साइन फाइन, यहाँ 1 होना चाहिए। तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर मान लिया जाए दो फिगर बनाता हूँ मैं, अगर Z1 और Z2 रियल एक्सिस में है तो डेफिनेटली ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यहाँ पे Z होगा, करेक्ट है। तो पहला, इफ Z1 and Z2 are real, then this equation gives that is purely imaginary, ये एक फिगर हो गया। दूसरा फिगर में आते हैं, फिगर ऐसा भी होगा, अब ये Z1 है और ये Z2 है। देखो Z2 अगर नेगेटिव होगा तो ये माइनस माइनस बिल्कुल प्लस हो जाएगा, गॉट द पॉइंट, ठीक। अब ये Z हो गया, तो यहाँ पे ये फार्मूला कैसे होगा, इफ Z1 and Z2 are imaginary, purely imaginary, then Z क्या हो जाएगा, प्योरली रियल, ये हो जाएगा, Z प्योरली रियल हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन बना देता हूँ मैं इसमें, क्वेश्चन ऐसे आएंगे, इफ Z माइनस 2 अपॉन Z प्लस 2 इक्वल टू 1, सो व्हाट इज Z, तो Z क्या हो जाएगा, Z इज प्योरली इमेजिनरी। ये कैसे आ गया प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि ये 2 को देख लो, ये इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें 2 जो है वो प्योरली रियल है, तो Z प्योरली इमेजिनरी होगा। प्योरली इमेजिनरी होगा मतलब ये वाला फिगर। क्वेश्चन नंबर 2, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है Z माइनस 2y अपॉन Z प्लस 2y इक्वल टू 1, अब आप देखेंगे ये 2y और 2y इमेजिनरी है, इसका मतलब इस बार Z क्या है, प्योरली रियल है। डायरेक्टली Z इज प्योरली रियल, मतलब ये वाला फिगर की बात करेंगे, प्लीज नोट इट। अब आपने देखा होगा कि जो मॉड ऑफ Z इक्वल टू अगर 3 है तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटिंग सर्कल। कैसे, आपने ये सर्कल लिया जिसका कि सेंटर ओरिजिन पे है और ये जो रेडियस है वो 3 है, तो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z, तो मॉड ऑफ Z इक्वल टू 3 दैट रिप्रेजेंट ए सर्कल विथ सेंटर कहाँ है बोलो, 0,0 एंड रेडियस बोलो, रेडियस इक्वल टू 3, करेक्ट है 3। तो मॉडुलस ऑफ Z इक्वल टू 3 एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दिस सर्कल हैविंग द सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है। अगर ऐसा ही सिचुएशन ऐसा दिया है कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू 3,
तो इसका मतलब ये वापस से एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस बार आपका Z2 आपका सेंटर है ऐसा, और ये डिस्टेंस 3 है। तो आप Z2 को सेंटर मान लीजिए या Z1 को सेंटर मान लीजिए। अगर मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू 3 है, तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज रिप्रेजेंट ए सर्कल। करेक्ट है। फिर आपको बस ये है कि सेंटर किसको रखना है। जैसे यहाँ पे Z माइनस Z0 कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0, तो ये आपका सेंटर हो गया। करेक्ट है। तो यहाँ पे ये आपका सेंटर हो गया लाइक दैट। गॉट द पॉइंट। ठीक। लेकिन अब ये लोकस भी सेंटर को, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। इंपॉर्टेंट, अगर ऐसा दिया हुआ है Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग Z1 एंड Z2। करेक्ट है। लेकिन अगर यही चीज ऐसे दिया हुआ है Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इक्वल टू 2, 3, 4 और एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1, सो K एंड K इज नॉट इक्वल टू 1, तब ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल को, क्योंकि अगर इक्वल टू 1 हो गया तो वो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इक्वल टू अदर देन 1 हो गया तो वो आपका सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तब सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा या फिर जो लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, उसके लोकस अगर आपको मालूम है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर लोकस नहीं मालूम है, अब ऐसे मैंने बोल दिया, देखो मॉड ऑफ Z माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z प्लस 1, तो Z क्या होगा? व्हाट इज Z? तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? Z माइनस 1 और ये हो जाएगा Z प्लस 1 इक्वल टू 1। मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा है Z माइनस 1 Z ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 1। तो ये तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसलिए Z क्या हो जाएगा? प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी क्यों होगा? क्योंकि 1 और माइनस 1 दोनों प्योरली रियल है, मतलब फिगर ऐसा होगा, ये माइनस 1 ये 1, तो ये हो जाएगा Z, जो कि y एक्सिस पर है। लेकिन यही वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम कर जाएगा, आपने नोट कर लिया? ठीक है। यही वाला क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कैसे करेगा वो भी बताता हूँ। उसको प्रॉब्लम कब आ जाएगी? अगर मैंने मान लिया यहाँ पे ले लिया I, अब अगर इसको निकालना है, व्हाट इज Z? लोकस ऑफ Z। अब इसको निकालना है, तो अब आप क्या करोगे? Z को आप सीधा सीधा x प्लस आयोटा वाई लिख दो। ये प्रोसेस हमेशा करना। तो x प्लस आयोटा वाई माइनस 1, x प्लस आयोटा वाई प्लस आई। तो यहाँ से आप क्या करो? ये x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई लिख दो। यहाँ से आप क्या करो? x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 लिख दो, और अब आप इसका स्क्वेयरिंग कर दो। स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये x माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हो जाएगा, x स्क्वेयर वाई प्लस 1 का स्क्वेयर। करेक्ट। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y प्लस 1, एक्स स्क्वेयर कैंसिल, वाई स्क्वेयर कैंसिल, प्लस 1 कैंसिल, तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2y, सो x इक्वल टू y, which is a straight line, which is a straight line through origin, through origin। तो कहने का मतलब यह है कि देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। अगर z माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z प्लस 1 करता था, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आई कर दिया, अब वैसा ही दिख रहा है। तो मतलब क्या है कि बहुत केयर करना पड़ता है हर चीज़ को। अगर आपको सारी चीज़ें याद है तब तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, जो थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो बहुत सारी चीज़ों को केयर करेंगे तब जाके ये क्वेश्चंस बनते हैं। करेक्ट है, फाइन। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ आपको।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसमें थोड़ा सा मैं पैरेललोग्राम के बारे में आइडिया देता हूँ। क्वाड्रिलेटरल में अगर ये क्वाड्रिलेटरल ऑर्डर में लिया AZ1 BZ2 CZ3 और DZ4 ये ले लिया, करेक्ट। तो अब ये डायगोनल हो जाएंगे, ये डायगोनल हो जाएंगे, तो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ये मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो ये इसके मिड पॉइंट से AC का मिड पॉइंट, तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z3/2, और इधर से देखें तो ये Z4 प्लस Z2/2, तो यहाँ से आ गया Z1 प्लस Z3 Z4 प्लस Z2, सो दैट क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में हमने ये बात की, तो आप इस प्रकार से ये कंडीशन लगा सकते हैं Z1 प्लस Z3 इक्वल टू Z4 प्लस Z2, और ये ऑर्डर में है तो Z1 प्लस Z3 इक्वल टू Z2 प्लस Z4, तब हम बोलेंगे वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन होगी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो वैसे ही अगर मैं रोम्बस की बात करूँ कि रोम्बस की कंडीशन क्या होगी, तो रोम्बस होने के लिए दो बातें होगी, Z1 BZ2 CZ3 और DZ4। अब यहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो पैरेललोग्राम की तो बात, क्योंकि रोम्बस पैरेललोग्राम का ही पार्ट है, तो Z1 प्लस Z3 इक्वल टू Z4 प्लस Z2, एक कंडीशन ये हो गई। और एडजेसेंट साइड्स इक्वल होना चाहिए, एडजेसेंट साइड्स इक्वल, एडजेसेंट साइड्स इक्वल मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होना चाहिए। तो इसका जो लेंथ होगा वो Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z4 माइनस Z1, ये होगा, ये हो गई एडजेसेंट साइड्स। तो ये रोम्बस की, देखो ये वाली कंडीशन किसकी है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ये पैरेललोग्राम है, रोम्बस तो पैरेललोग्राम ही होता है ना, तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है। ये पैरेललोग्राम, ये रोम्बस। क्वाड्रिलेटरल कब पैरेललोग्राम होगा, इसकी कंडीशन, ये रोम्बस की कंडीशन। चलिए रेक्टेंगल की कंडीशन में आते हैं। तो स्टूडेंट अब रेक्टेंगल में बात करेंगे, तो रेक्टेंगल में क्या होगा, AZ1 BZ2 CZ3 DZ4, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर तो होना ही चाहिए, मतलब Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस Z4, ये हो गई डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ये पैरेललोग्राम है, पहले इसको पैरेललोग्राम होना चाहिए, उसके बाद में हम इसके रेक्टेंगल की बात करेंगे। तो अब रेक्टेंगल की बात करना है तो कैसे करेंगे, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एक हो गया, और उसके बाद आप कौन सी कंडीशन लगाएंगे जिससे कि ये पता चले कि ये पैरेललोग्राम है। डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, इसकी लेंथ निकालो, इसकी लेंथ क्या होगी Z3 माइनस Z1, और इसकी लेंथ निकालो, इसकी लेंथ क्या होगी Z4 माइनस Z2, दैट इज डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये हो जाएगी। ये दो कंडीशन से आप ये बोल सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब होगा इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, करेक्ट। और लास्ट में आते हैं हम स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है। तो अब स्क्वायर में जब हम आएंगे, अब आ गए स्क्वायर में, और स्क्वायर में क्या होगा, ये भी कंडीशन होगी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर सो दैट इट बिकम्स पैरेललोग्राम, ये भी कंडीशन होगी कि डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ सो दैट इट बिकम्स नाउ
रेक्टेंगल। और फिर तीसरी कंडीशन एडजेसेंट साइड्स इक्वल। एडजेसेंट साइड्स इक्वल मतलब ये साइड और ये साइड भी इक्वल है, मतलब मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 4 माइनस एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ तक कि हमने इस सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। आई होप दैट आप लोगों को समझ में आया होगा।